हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिवा खान और मैं आज आपको क्लास 9 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर, फर्स्ट टॉपिक है फ्लोरा। फ्लोरा जिस तरह से आप वर्ड समझेंगे समझ में आएगा क्योंकि ये कुछ फ्लावर से रिलेटेड है, ऐसा लग रहा है ना। यस, तो फ्लोरा इज यूजफुल फॉर, फ्लोरा मीन्स प्लांट से रिलेटेड या प्लांट के किंगडम से रिलेटेड, ठीक है। वहीं फौना मीन्स द स्पीशीज ऑफ एनिमल। फौना का मतलब ऐसे चीजों से जो एनिमल स्पीशीज से जुड़ा होगा, जो फ्लावर स्पीशीज से या प्लांट स्पीशीज से, और फौना मीन्स एनिमल स्पीशीज से। क्लियर है? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। इन इंडिया 12th mega biodiversity country of the world. India is the 12th biodiversity country of the world. ठीक है, इंडिया को बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्स कंट्री माना गया है, जहां पे प्लांट स्पीशीज है अराउंड 47,000, ठीक है। 47,000 प्लांट स्पीशीज है और एनिमल स्पीशीज है अराउंड 90,000। मतलब आप ये समझिए कि कितना ह्यूज उसका फ्लोरा और फौना का मीन्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के स्पीशीज यहाँ पे मीन्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इन द एशिया। पूरे जो प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में तो फर्स्ट है और एशिया में फोर्थ है। एंड ऑल्सो हैज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश, और हमारे यहाँ तरह तरह के फिश मिलते हैं, मीन्स नए नए प्रजातियों के फिशेस के भी कई प्रजातियां हैं या स्पीशीज है। क्लियर? आपको इस टेक्स्ट बुक में या इस चैप्टर में फ्लोरा एंड फौना ये वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज होगा, तो बी प्रिपेयर्ड, इसीलिए मैंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेचुरल वेजिटेशन और उनके फैक्टर्स की तरफ। तो नेचुरल वेजिटेशन के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो देखेंगे। तो पहला है रिलीफ और दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है हमने? फिजिकल डिवीजन पढ़ा है, ड्रेनेज पढ़ा, ठीक है, और क्लाइमेट पढ़ा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इससे काफी इफेक्ट पड़ता है कई कई रीजन में, ठीक है। तो क्लाइमेट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और रिलीफ में क्या होता है? रिलीफ होता है लैंड या सॉइल। लैंड किस तरह से देखिए बताते हैं। लैंड इफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड्स किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए या नेचुरल वेजिटेशन के लिए बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्यों? अगर मान लीजिए उस एरिया वो फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पे कई प्रजाति के फ्लावर्स होंगे, ठीक है, कई स्पीशीज के एनिमल्स होंगे, तो रहा क्योंकि वहां पे वो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अगर वहां पे रिवर फ्लो हो रहा है तो कई स्पीशीज ऑफ there will be many species of fish you can see, तो कई प्रजातियों के फिश देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो ये एक एग्जांपल था जो कि लैंड की वजह से आया। नेक्स्ट, सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सॉइल भी काफी मैटर करता है या डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्लैक सॉइल किस लिए बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली सॉइल्स आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली, है ना। तो सॉइल्स में अगर मैं कहूँ कि ब्लैक सॉइल किस लिए इम्पॉर्टेंट है या किस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बहुत नॉर्मली कह लेंगे कि कॉटन के लिए। वहीं मैं एलुवियल सॉइल कहूँ तो यू विल गेट टू नो व्हीट, बाजरा, राइस, ये सारी चीजों के लिए एलुवियल सॉइल इज मच बेटर। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होगा, आपको रिलीफ के समझ में आए होंगे। क्लाइमेट किस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन का, ये देखते हैं। जिस तरह से देखा हमने कि रिलीफ के दो फैक्टर्स थे, ठीक है, एक लैंड और एक सॉइल, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसी तरह क्लाइमेट के भी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला टेम्परेचर, देन सनलाइट एंड थर्ड इज प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर, the characters and extent of vegetations are mainly determined by the temperature. देखिए इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, जैसे कि आपको पता है इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री।
हर जगह सेम तरह का टेम्परेचर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का टेम्परेचर हो, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफर करता है क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट करता है उस एरिया में होने वाले प्लांट्स, ठीक है, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ों के वजह से। तो टेम्परेचर, द कैरेक्टर्स एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिपेंडेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रीजन है, हमने कई बार देखा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में ही सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो समर्स के दौरान सनलाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है, वही बताया गया। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर सीजन। समर सीजन में ट्रीज की ग्रोथ फास्टर होती है क्योंकि प्लांट्स का फूड ही है फोटोसिंथेसिस, जो कि मिलता किससे? सनलाइट से। सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम, ठीक है। तो इसलिए उनकी ग्रोथ यहाँ बढ़ जाती है। देन प्रेसिपिटेशन, बारिश ऑल्सो प्लेज, रेन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल, ठीक है। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट। कई बार आपने देखा होगा, चेरापूंजी ले लीजिए, वहां पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ का फॉरेस्ट किस तरह है? डेंस, घना, है ना, ये आपको पता ही होगा। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखेंगे, जो कि है फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स, देन माउंटेन फॉरेस्ट, देन मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब एक एक करके हम इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, ठीक है। जहाँ एरिया है, ये किस एरिया में होता है? हेवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर विद द शॉर्ट ड्राई सीजन। ये 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में होता है जहाँ पे ड्राई सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन हो, ठीक है, जहाँ पे जो सीजन हो वो भी ड्राई और शॉर्ट सीजन हो, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रीज इज अराउंड 60 मीटर्स एंड अबव। वेजिटेशन, यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन या किस तरह के प्लांट्स होते हैं? तो यहाँ पे ट्रीज, शर्ब्स और क्रीपर्स जैसे वेजिटेशन पॉपुलर है, ठीक है। जहाँ पे कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज है इबोनी, मोहागनी, रोजवुड एंड रबर एक्सेट्रा। वहीं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा सख्त होगा या थोड़ा शुष्क होगा। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया एंड कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। इसे मोस्टली ये फॉरेस्ट वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये मेजरली इस एरिया में अराउंड 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, जिस तरह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो हमेशा ही ग्रीन रहता है, लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट में पतझड़ आते हैं या उसके पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, रीजन विच लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल। ये बेसिकली उस रीजन में होती है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। थ्रॉनी लीव्स एंड बुशेस, इसके जो लीव्स और बुशेस होते हैं वो थ्रॉनी होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कैक्टस इज एन गुड एग्जाम्पल। ये बेसिकली राजस्थान के उस डेजर्टेड पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। गुजरात ले लीजिए, राजस्थान, जहाँ पे पानी की उतनी पहुँच नहीं होती, ठीक है, इसीलिए इसके रूट्स क्या है? बहुत डेप्थ और बहुत मोटे होते हैं। इसके लीव्स भी बहुत ही थिक होते हैं ताकि उसे वाटर एवापोरेट होके ना चले जाए, क्योंकि बेसिकली उस एरिया में पानी ही कम है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल कैक्टी, प्लांट्स, पाम्स एक्सेट्रा आर ग्रोन हियर, यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ होती है। ट्रीज हैव लॉन्ग एंड डीप रूट इनटू द सॉइल। मैंने आपको रीजन बताया लॉन्ग और डीप रूट्स क्यों होती है, ठीक है, इस एरिया में। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। जिस तरह से नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एरिया जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होगा उस एरिया में ये फॉरेस्ट
होगा, ठीक है। दीज फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स, 1000 से 2000 मीटर्स के अराउंड वाले फॉरेस्ट एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। द बेसिक वहाँ की बेसिक प्लांट्स, वहाँ की बेसिक ट्रीज है ओक, पाइन, सिल्वर फायर आर फाउंड देयर, ठीक है, स्पेसिफिकली फाउंड इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन रेंज। मैंने अभी आपको बताया ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ हिली एरिया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सदर्न पोर्शन ऑफ द हिमालयन रेंज पाया जाता है, ठीक है। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड, या उस एरिया में जहाँ पे ऊंचाई बहुत ज्यादा होती हो। टेम्परेट ग्रासलैंड, मूसेस एंड लिंचेस फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंडर वेजिटेशन। ग्रासलैंड, मूसेस और लिंचेस एक पार्ट है टुंडर वैलीज के। आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के बारे में। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टा रीजन, मीन्स ऐसे रीजन में जहाँ पे रिवर फ्लो होती हो। बताते हैं कैसे। फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्टल रीजन, डेल्टाज ऑफ गंगा, गंगा के किनारे है ना, महानदी के किनारे, कृष्णा के किनारे, इन सारे जगहों में ट्रीज या फॉरेस्ट बनती है, पेड़ लगते हैं जिनके जो ट्रीज है वो काफी डेप्थ में पानी के अंदर रहते हैं। डेंस मैंग्रोव्स विद द रूट ऑफ प्लांट सबमर्ज अंडर द वाटर, इनके जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो सबमर्ज हो जाते हैं अंडर द वाटर, मीन्स वो ट्रीज आधा वाटर से भरा रहता है ना। प्रोवाइड्स ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर्स, इसी वजह से उसके जो शाख होते हैं, उसके जो शर्ब्स होते हैं वो काफी थिक हो जाते हैं, है ना। तो उन्हें कहते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। आई होप आपको फॉरेस्ट के डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। हम वाइल्ड लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, उसी तरह जिस तरह क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी चेंज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, राइनोसोरस पाया जाता है आसाम में। डेजर्ट एरिया में क्या पाया जाएगा, हमको पता है कैमल और वाइल्ड एस। क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक हो सकते हैं? नहीं। क्या राइनोसोरस डेजर्ट में आ सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल ना। क्या कैमल जाके आसाम में सिचुएटेड हो सकता है? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। कई याक, हम वाइल्ड याक्स देखते हैं जो हेयरी याक्स रहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फबारी हो, है ना। ये सारी चीजें। एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली असम में पाए जाते हैं, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, ये सारे कुछ रीजन्स में एलिफेंट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक एरिया है, इसके आसपास भी पाए जाते हैं, लेकिन इन एरियाज में स्पेसिफिकली ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इनको भी कंजर्व करने का गवर्नमेंट ने कोई ना कोई उपाय निकाला होगा, है ना। तो इंडिया इज रिच इन फौना, वाइल्ड लाइफ में इंडिया बहुत ज़्यादा ही रिच और डाइवर्स है। अराउंड 90,000 ऑफ एनिमल स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में, हमको ये प्राउड होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ही अराउंड 90,000 स्पीशीज हैं जो कि एट प्रेजेंट है एनिमल स्पीशीज। अराउंड 2,000 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स आर अवेलेबल। 2,000 बर्ड्स के नए नए स्पीशीज अवेलेबल है। इट कंस्टिट्यूट्स 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। ये है अराउंड 13% पूरे वर्ल्ड का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स फॉर द कमर्शियल यूज। जो हंटर्स है वो ज़्यादा पैसों के लिए वाइल्ड लाइफ को मार देते हैं और उनका यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा। जो वाइल्ड लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोल्यूशन फैलना। जो केमिकल वेस्ट निकलते हैं इंडस्ट्री से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट करते हैं नेचुरल या वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि वो अल्टीमेटली मिक्स हो जाते हैं रिवर में और वो रिवर का वाटर वो यूज करते हैं, तो इसलिए उनको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है ना। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसी तरह इसलिए कुछ मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 14 बायोस्फीयर रिजर्व
सेट किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू मेनी बॉटनिकल गार्डन। फाइनेंशियल पैसे से और टेक्निक से मदद की गई कई बॉटनिकल गार्डन में। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? बॉटनिकल मीन्स प्लांट से रिलेटेड शोध करने के लिए। इंट्रोड्यूस्ड टाइगर प्रोजेक्ट राइनो एक्सेट्रा। नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, जिससे लोगों में ये जागरूक कराना कि ये भी एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस तरह से हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को इस चैप्टर को यहाँ पे एंड किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।